हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित फ्रॉम कैलाश फाउंडेशन फन एंड लर्न पोर्टल। और सीए फाउंडेशन का मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके दिखा दो सर, ऐसा डिमांड था आपकी तरफ से, तो हम आपको आज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 घंटे का टाइम और मॉक टेस्ट पेपर आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग ये सेक्शन का अटेम्प्ट करना है और आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं हाउ टू डू सो। ठीक है, सो वी विल शो यू हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है पेपर। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले मूव करके भाग जाएंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स पार्ट पे। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे करने लायक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जैसे जो क्वेश्चन डायरेक्ट होगा उसको फटाफट करते जाएंगे। दूसरा चीज़ कि हमको दिया हुआ गया होगा OMR शीट, जिसमें क्वेश्चन नंबर होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर के आगे बबल्स बने हुए होंगे ऑप्शंस के लिए, उन बबल्स को हमें भरना होगा। तो आप क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे और आप सोचेंगे कि जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में बबल भरेंगे। ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक है, ये दिया रहेगा आपका, तो आपका इसी तरह दिया रहेगा। तो हम लोग अभी तो स्टैटिस्टिक्स पे पहुंचे, तो आपको 61, 62 ये वाले पे जाना है। मैं ये जस्ट इलस्ट्रेट करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ हाउ टू गो। तो जो क्वेश्चन आता जाए उसको उसी समय बनाते जाना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड सो ऑन। तो देखिएगा इसमें से हम लोग को क्या आता है। तो सबसे पहले हमने देखा एक क्वेश्चन नंबर 63 जो डायरेक्ट है। तो 63 का आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ये 4 होता है। ठीक है, 63 का आंसर तो 4 का मतलब क्या, ऑप्शन सी। थोड़ा सा केयरफुल होना है इसमें, हाँ। तो 63 का ऑप्शन सी, इसको पूरा भर देना है। ठीक है, पूरा भरना है ना, पूरा भर देना है। ऐसे जैसे मैंने भरा है ऐसे नहीं, आप पेंसिल से इसको पूरा ब्लैकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन हम लोग देखिए, 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो बोथ ऑकर, इसका सीधा बाय डेफिनेशन है ये क्या होता है, PA इंटू PB। तो 64 का आंसर A हो जाएगा। एंड दिस वे वी विल गो। ठीक है, तो ये आपको बबल भरने वाला बात समझ में आ गया। नाउ आई विल शो यू हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर। याद रहे कि जो क्वेश्चन सॉल्व करो इमीडिएटली उसका बबल भरो, ये बात एकदम दिमाग में रखना है, सबको लास्ट के लिए बचा के मत रखना। तो अभी इस वीडियो को चलते हुए हो गए हैं 3 मिनट 30 सेकंड, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और हम लोग को ये पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके दिखाना है। आई विल एक्ट जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, और एज अ स्टूडेंट मैं इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी, वो टेक्निक आप फॉलो करेंगे और आपका फुल प्रूफ प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हो जाएंगे कि कैसे आपको 100 में से 80-85 स्कोर करना है। इस पेपर को सबसे स्कोरिंग पेपर बनाना है। 100 में से 40 आपको मिनिमम लाना है, लेकिन मिनिमम पे नहीं रुकना है। हम लोग यहाँ पे 60, 70, 80 का टारगेट लेके चलेंगे कम से कम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस पेपर को। तो अपना पहला सवाल है, डैश इज सेटिस्फाइड व्हेन PA B BC CA बराबर 1। A से B, B से C से A, इसको कहते हैं सर्कुलर टेस्ट। 61 का आंसर C। तो चलिए 61 का आंसर C। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट अ प्लेस इन 2008 इज़ 355। ठीक है, इंडेक्स नंबर 355 है। इंडेक्स नंबर 355 है, इसका मतलब 100 से बढ़ के 355 हो गया। ठीक है, 100 से बढ़ के 355 हो गया, मतलब 255 का इंक्रीज आया। ठीक है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया, 255% का। 62 का आंसर ए, 62 का आंसर ए।
63 हमने ऑलरेडी मार्क किया है। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी 4 होते हैं, तो 63 का सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। 64 है बाय डेफिनीशन, आपका 64 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल ऑकर, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी कि पहला ऑप्शन, ठीक है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65, P is to Q is the odds in favor of an event, odds in favor, तो P by Q जब होता है odds in favor, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है P by P plus Q। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। 65 का आंसर सी, 65 का आंसर सी, ठीक है। एक बार फिर से देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, एकदम सही बात है। पी ए बराबर 4/9, द ऑड अगेंस्ट पी ए बराबर 4/9, पी ए बराबर 4/9, तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा, नहीं होने का चांस कितना हो जाएगा, 5/9, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा, 4:5, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, 5:4, तो अपना 66 का क्या हो जाएगा, सी, ऑड्स अगेंस्ट 5:4, 66 का आंसर सी, 66 का आंसर सी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका, इफ़ 2 letters आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, इफ़ 2 letters आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवेल्स। अगर रैंडमली होम वर्ड से 2 लेटर लिए गए हैं, अगर रैंडमली होम लेटर से 2 लेटर लिए गए हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम लोग आगे बनाएंगे। ये स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करना चाहिए, अपनी औकात पहचाननी चाहिए, अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि भाई तुम कोई बहुत बड़े 30 मार खा नहीं हो। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को उसी समय ट्राई करते नहीं बैठिए, पहले ईजी बना लीजिए। जैसे हम लोग मैथ छोड़ के पहले फटाफट स्टैट्स पे आ गए हैं, एकदम क्लियर बात है, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 बड़ा इजी है। 2 रिग्रेशन लाइन है, मीन पूछ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, वही जो पॉइंट आएगा वही मीन ऑफ एक्स और वाई हो जाएगा। तो 4x + 3y + 7 बराबर 0, 4x + 3y + 7 बराबर 0, और क्या क्या दिया हुआ है, 4x + 3y + 7 बराबर 0 एंड 3x + 4y + 8 बराबर 0, 3x + 4y + 8 बराबर 0, ठीक है। तो भैया 4x बराबर के ये 4x + 3y बराबर -7 बराबर -7, इसको पूरे को गुना करेंगे हम लोग 3 से, तो कितना आ जाएगा, 12x + 9y बराबर -21, 3x + 4y बराबर -8, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 12x + 16y बराबर -32, ठीक है, ओके। तो अपना जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7y बराबर +11, तो y बराबर 11/-7, यहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। -11/7 किस में आ रहा है, b में, तो ख़त्म हो गया। 68 का आंसर b होगा। अगर तुमको बहुत डर लगे तो x भी निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा, b, 68 का आंसर हो जाएगा b। 67 अभी हमने छोड़ रखा है, 68 का आंसर हो जाएगा b। 67 जो है अभी हमने काटा नहीं है, अभी हमने इसको छोड़ रखा है कि हम लोग इसको राउंड 2 में करेंगे, पहले हम लोग आसान सवाल अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। 68 का b हो गया। अब आते हैं 69, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। किस यूनिट में चीज़ों को नापा गया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन में कहीं यूनिट नहीं होती, कोरिलेशन एक कोएफिशिएंट होता है, एक रेशियो होता है, इसलिए 69 का आंसर ए हो जाएगा।
69 का आंसर हो जाएगा ए। 70 फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई कोवेरियंस वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई आर 40, 16, 256। सीधा सीधा कोरिलेशन चैप्टर से पहला क्वेश्चन दे दिया हुआ है। कोरिलेशन चैप्टर से सीधा सीधा पहला क्वेश्चन दे दिया हुआ है सेट बी का। ठीक है, कोवेरियंस कितना दिया हुआ है 40, कोवेरियंस दिया हुआ है अपना 40। तो आर बराबर क्या होता है, कोवेरियंस बाई एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 40 बटा एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ है 16, तो एस डी कितना हो जाएगा 4, रूट कर देते हैं। वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ है 256, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 16, तो यानी 40 बटा 64। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेटर हमेशा रेडी रखना है। आंसर क्या हो जाएगा 40 बटा 64। ठीक है, ये नहीं देखना कि सर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं। आई एम शोइंग यू अ मॉक अटेम्प्ट। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस मॉक को कैसे अटेम्प्ट करता मैं ये दिखा रहा हूँ। तो आंसर मेरा आया 0.625। 0.625 का मतलब 70 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। कितना क्वेश्चन बना लिए भाई हम, तो 61 से लेकर 70 तक हम 9 क्वेश्चन अभी बना चुके हैं। अभी टाइम कितना हुआ है, तो लगभग 3-4 मिनट हमने उधर बर्बाद किया था। उसके बाद हमारा अभी टोटल 12 मिनट हुआ है, यानी कि हमने 8 साढ़े 8 मिनट में 9 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। हम लोग चलते हैं अब आगे। Statistics is concerned with qualitative information, quantitative information, both। तो देखो स्टैटिस्टिक्स का तो क्वांटिटेटिव से ज़्यादा मतलब रहता है। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन जो है वो डिबेटेबल है। तो 71 में अगर हमको बहुत अच्छा नंबर आने वाला होगा तो हम भले ही इसका ऑप्शन डाल के रिस्क लेंगे। अगर हम बाउंड्री पे होंगे तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रिस्क नहीं लेंगे। 71 जो है इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस। 71 जो है मैं बाद में देखूंगा कि मुझे इसको आंसर करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, मैं फिर कहूँगा कि मैं एज ए स्टूडेंट आपको ये मॉक अटेम्प्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, देयर इज़ नथिंग टू डू विथ माई नॉलेज। ये मॉक जो है उसको आप हमसे कनेक्ट नहीं कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ हाउ टू डू। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका किसका, तो 24, 25, 32, 33, 31, 32, 33, 43, 48, 53, 59, 62। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर है। 10 नंबर का अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, 10 नंबर लिख लेते हैं भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। लेकिन 72 का क्वेश्चन जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, हम लोग इसको राउंड 2 में कर सकते हैं। हाँ, हम लोग इसको डेफिनेटली करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा श्योर शॉर्ट सवाल है, हम लोग को आता है। पहले इजी क्वेश्चन कर लिया जाए। 72 जो है वो हमसे बनेगा हर हाल में, तो 72 भले ही टाइम लेगा हमसे बनेगा, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे हमने 67 को रखा हुआ है रिजर्व, 72 हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे। 73 पे चलते हैं अभी आगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका QD का क्या फार्मूला होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, तो बताते हैं। नॉर्मल डेविएशन का क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होता है 0.675 इंटू 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 4, तो 0.675 इंटू 4 कर देंगे। 0.675 इंटू 4
2.7 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। 73 का आंसर सी, 73 का आंसर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 डायरेक्ट किताब का क्वेश्चन है। अगर एक्स का रेंज 2 है, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। मेरा वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, मल्टीपल वार्निंग्स। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहते हैं ध्यान दो, इस चैप्टर पे ध्यान दो। तो रेंज क्या है? डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन है तो इस पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्केल का पड़ेगा, यानी कि 50 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 का पड़ेगा। और डिस्पर्सन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए -3 का माइनस जाए भाड़ में, तो 3 से गुना हुआ है तो रेंज में भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि रेंज कितना हो जाएगा? 2 3 6। 74 का आंसर बी, 74 का आंसर बी। उसके बाद चलते हैं आगे। 75 किसी नॉर्मल कर्व का क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो कितना है? 4.05। ठीक है, तो उसका मीन डेविएशन कितना होगा? तो देखिएगा QD इतना होता है और MD कितना होता है? ये होता है 0.8 इंटू SD। इसको भाग दे दीजिए दोनों को, तो ये कट जाएगा, तो QD बाई MD बराबर कितना आएगा? बराबर 0.675 बाई 0.8। ठीक है, मीन डेविएशन को इधर बुला लीजिए, तो मीन डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू QD बाई 0.675। ठीक है, 0.8 इंटू QD बाई 0.675 याद रहे। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना दिया हुआ है? 4.05। तो हमको क्या करना है? 0.8 इंटू 4.05 बाई 0.675। ठीक है, कैलकुलेटर चलाते हैं। 0.8 इंटू 4.05 डिवाइडेड बाई 0.675, 4.8 आया, तो अपना आंसर हो जाएगा 75 का डी। 75 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 76 मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14, मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स इज 18। 3 टर्म का मीन 14 है, यानी तीनों का सम कितना है? हमेशा याद रहे, जब भी एवरेज चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जब भी हम मीन मीडियन मोड पढ़ाते हैं, ये सारे चैप्टर्स जब भी हमने पढ़ाए हैं तो हमने बताया है कि मीन ऑफ n नंबर्स ही जितना जब भी दिया रहे तो हमेशा सबसे पहले दोनों को गुना करके उसका टोटल सम निकाल लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 14। 3 नंबर का मीन 14 है, तीनों का सम कितना है? 3 इंटू 14 मतलब 42। उसके अगले 2 नंबर का मीन कितना है? 18। तो दोनों नंबर का सम कितना है? 2 गुना 18 यानी कि 36। टोटल 5 नंबर का सम कितना है? तो 2 और 6 8, 4 और 3 7। ठीक है, टोटल 78 सम है। तो 5 नंबर का सम कितना है? 78। तो उसका मीन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 15.6। ठीक है, 78 बाई 5 कर लेंगे हम लोग आराम से। देखो मैं ये भी कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम है, नर्वसनेस में गलती हो सकती है, इसलिए कैलकुलेटर सेफ साइड के लिए जब अलाउड है एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। 15.6 76 का क्या आ गया? डी। 76 का आंसर आया है अपना डी। ठीक है, अब देखिए चलना है आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 74 में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब जितने होते हैं ये सब डिस्पर्सन होते हैं, और डिस्पर्सन को चेंज ऑफ ओरिजिन से फ़र्क नहीं पड़ता, खाली स्केल से पड़ता है, यानी कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ए। 77 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। इफ़ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड देन रिग्रेशन लाइन्स आर, अगर दो वेरिएबल में कोरिलेशन नहीं है, दो वेरिएबल में कोरिलेशन नहीं है तो रिग्रेशन लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, कोइंसिडेंट? तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को उस समय के लिए स्किप कर देंगे, ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ, अगर आपने सोचा है, अगर आपको पता है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, डेफिनेटली आप करेंगे। मैं आपको किसी और स्टूडेंट के हिसाब से अटेम्प्ट दिखा रहा हूँ, तो वो 78 का आंसर हम छोड़ देंगे, तो 78 को हम लोग 71 की तरह छोड़ देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग को चलना है 79 पे। 79 में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन p बराबर 0.5 द वाट, तो यहाँ प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए, जब प्रोबेबिलिटी 0.5 यानी 1/2 होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, यानी 79 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं आगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस कितनी होती है ये नहीं अगर याद आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, कायदे से। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 and 4, क्यू कितना होगा? तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन होता है NP, NP कितना है 10। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट NPQ, रूट NPQ कितना है 4। बोथ साइड स्क्वायरिंग NPQ बराबर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको NP से भाग दे देंगे दोनों तरह, यहाँ NP आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10, N कट गया, P कट गया, Q बराबर क्या आ गया, 1 मिनट, हाँ तो देखो Q बराबर आ रहा है 16/10, Q बराबर आ रहा है 16/10, जो कि असंभव है, यानी कि इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है बाबू, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, मीन एंड वेरिएंस होगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, ये जो आपका मॉक टेस्ट है इसमें मिसप्रिंट्स हैं, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट्स हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 and 4 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, मीन एंड वेरिएंस है, ठीक है, क्योंकि ये केस हो ही नहीं सकता है, यह संभव है। तो मीन है NP बराबर 10 और वेरिएंस है NPQ बराबर 4, भाग देंगे हम लोग तो N कट जाएगा, P कट जाएगा, Q बराबर 4/10 यानी 0.4 आएगा, 0.4, ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है, तो Q कितना आया 0.4, तो ये मिसप्रिंट था। 81 का आंसर हो जाएगा A, 81 का आंसर हो जाएगा A, ठीक है। अब चलिए आगे 82, विच वन इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेलियर्स in a small time interval is constant. The probability of having success more than one in a time interval, in a small time interval, is very small. The probability of having success in this time interval is independent of time t as well as earlier success. The probability तो क्वेश्चन नंबर 82 देख के अगर फीलिंग नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 82 को हम लोग शराफत से अभी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे अभी आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको पहले आपको पहला राउंड अटेम्प्ट करना है, फिर आपको सेकंड राउंड मूव करना है, क्योंकि देखिए एक भी गलत अटेम्प्ट आपको -0.25 मार्क्स ला के देगा, गलत अटेम्प्ट आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आए उसको बनाना है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको इज्जत के साथ वैसे ही छोड़ देना है जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, मैं आपको एज ए स्टूडेंट ये पेपर अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन
जो भी आपको चाहिए, जिन भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको चाहिए, आप हमसे गूगल क्लासरूम में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आप हैं, 8294600829 पे व्हाट्सएप करके भी, ठीक है, किसी भी तरह से आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिमांड कर सकते हैं। जिन क्वेश्चंस को अभी इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हम छोड़ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट जब हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं अगर आपको नज़र डालने के लिए कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 61 से 82 तक हम लोग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 82 तक। उसमें हमने अभी पेंडिंग रखा है किसको, 67 को और 72 को, यानी 2 क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे। और हमने छोड़ा है 82 को, 80 को 2 और 71 को 3, 78 को 4 को छोड़ा है। तो 22 क्वेश्चन में से इन 6 को हटा दिया, यानी हमने 16 क्वेश्चन बना लिए हैं और 2 क्वेश्चन रिजर्व में रखे हुए हैं। और अभी इस वीडियो को चलते हुए कितना देर हुआ है, लगभग 26 मिनट हुआ है। 26 मिनट में अगर हम लोग 16 क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये अच्छी स्पीड कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है 83, 84, 85 पे चलते हैं। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन बराबर वेरिएंस, ये तो पॉइजन में होता है, सीधा सा आंसर है 83 का सी, 83 का आंसर सी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 84। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई के पावर में टी माइनस में क्या लगा हुआ है, 10, टी माइनस में क्या लगा हुआ है, 10, ठीक है। टी माइनस में क्या लगा हुआ है, फिर से बताइए, 10, यानी कि आपका मीन कितना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन कितना है, 10, ठीक है, म्यू है 10। और 1/σ√2 पाई होता है, यहाँ पे कितना है, 1/4√2 पाई है। 1 बाई क्या होता है, σ√2 पाई होता है, और यहाँ पे क्या है, 1/4√2 पाई है। तो सिग्मा कितना है, 4, सिग्मा है 4। तो आपका पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, यानी कि 10 - 4 6 एंड 10 + 4 14, 6 and 14, 6 and 14 आर योर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। 84 का आंसर ए, ठीक है, 84 का आंसर ए। चलते हैं आगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन √3 है। बिल्कुल वही सवाल जो हम यहाँ बनाए थे पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन √3 है, यानी कि रूट NPQ कितना है, √3 है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, NPQ कितना आ जाएगा, 3, और मीन कितना है अपना, 4, मीन कितना है, 4, यानी NP बराबर 4। भाग दे देंगे तो NP कट जाएगा, बचेगा Q बराबर 3/4। Q अगर 3/4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P कितना होगा, 1/4, ठीक है। ये P है 1/4, Q है 3/4, ओके। तो आपका अब जब आपको P भी मिल गया तो आप अब इसमें पुट कर दीजिएगा। NP बराबर कितना था, 4, और उसमें P कितना आया है, 1/4, यानी N/4 बराबर 4, तो N बराबर कितना आ गया, 16। आपसे क्या पूछ रहा था, देख लीजिए, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ P, तो P तो आप निकाल ही चुके हैं, 1/4, कहानी वहीं ख़त्म हो गई। तो 85 का आंसर बी, 85 का आंसर बी, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। 86, स्टब ऑफ अ टेबल इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। स्टब जो होता है उसमें रो हेडिंग्स लिखी हुई होती है। 86 का आंसर डी हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा डी। पहले स्टैट्स उठाने का यही फ़ायदा है कि इसमें थियोरी के भी क्वेश्चन मिलते हैं, फटाफट बन जाता है। द पेयर ऑफ एवरेजेज हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो देखो हिस्टोग्राम मिलता है, ये हिस्टोग्राम से मिलता है मोड, और ओजाइव से मिलता है मीडियन। तो मोड और मीडियन ये दोनों जो है वो ग्राफिकली मिल जाते हैं। 87 का आंसर सी, 87 का आंसर सी। ये सब मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन,
इससे ज़्यादा अच्छा सवाल मिलेगा ही नहीं। ऐसा सवाल देख के खुश हो जाना, बल्लियों उछलना। तो 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। x और px दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x और यहाँ दिया हुआ है p। -20, 10, 30, 75 और 80। -20, -10, 30, 75 और 80। और प्रोबेबिलिटी कितना कितना दिया हुआ है? 3/20, 1/5, 1/2। 3/20, 1/5, 1/2। 1 मिनट। 3/20, 1/5, 1/2। उसके बाद आपका आया है 1/10 और 1/20। 1/10 और 1/20। कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, सबको बटा 20 में कन्वर्ट करें। तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/20। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/20। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/20। ये तो ऑलरेडी 1/20 है, ये ऑलरेडी 3/20 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? x इंटू पी निकालेंगे। x इंटू पी, तो -20 गुना 3/20 कितना आया? -3। -10 गुना 4/20 कितना आया? -2। ठीक है, 30 गुना 10/20। ठीक है, 30 गुना 10/20 तो कितना आया तुम्हारा? 15। ठीक है, 75 गुना 2/20 तो 150/20। 150/20 इसका मतलब कितना हो गया? 15/2। 75 गुना 2/20 तो 7.5, 7.5। 80 गुना 1/20 यानी कि 4। ठीक है, ओके। तो ये टोटल का सम कितना हुआ? सिग्मा एक्स पी निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स पी कितना हो जाएगा? तो -3 -2 -5 हो गया। 15 में से गया तो 10, 10 और 4 14 और 7 21 21.5। 21.5 यही होता है अपना एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अपना आंसर 88 का बी। 88 का बी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। 89 सेकुलर ट्रेंड कैन बी मेजर्ड बाय। सेकुलर ट्रेंड तो ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। मैं इस क्वेश्चन पर टाइम थोड़ी वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89, 90, 91 ये है टाइम सीरीज एनालिसिस चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो जैसे होता है कि किसी का कोई चैप्टर वीक होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा टाइम सीरीज एनालिसिस वीक है, तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को आंख बंद करके छोड़ता चला जाऊंगा। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सीधा पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना। A man travels from Delhi to Agra at average speed of 30 km/h and back at average speed of 60 km/h. What? तो पूरे जर्नी का एवरेज, तो जाता है और वापस आता है। तो ऑनवर्ड और रिटर्न यानी डिस्टेंस दोनों केस में बराबर थी। जब ऐसे केस में एवरेज निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं? हार्मोनिक मीन। तो फॉर्मूला होता है इसका 2ab/a + b। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2ab/a + b यानी कि कितना कितना स्पीड था? 30 और 60। तो ये हो जाएगा अपना 2 × 30 × 60 बाई 30 + 60। तो 2 × 30 × 60 बाई 90।
ठीक है, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से ये 20 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 40। ठीक है, यानी कि 93 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 93 का आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 94, इफ़ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 45%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 45 होगा। कैसे आएगा बताते हैं। देखो सी वी क्या होता है, बराबर एस डी बाई मीन इंटू 100 होता है। तो सी वी आपको पता है कितना 45, एस डी आपको निकालना है, मीन कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, ये कट गया, अपने आप क्या आया एस डी बराबर 45, सिंपल। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 94 का ए। 94 का आंसर है ए। ठीक है, अब 95 में क्या है, मीन एंड एस डी ऑफ एक्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो देखो एक्स में ए घटाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स में बी से भाग दिया है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल में आपको घटाने में ए घटाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बी से भाग देने से फ़र्क पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन था उसमें भी बी से भाग लग जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था, मीन एंड एस डी आर ए एंड बी। ठीक है, मीन एंड एस डी आर ए एंड बी, तो आपका मीन एंड एस डी आर ए एंड बी, तो मीन है ए और एस डी है बी, तो बी में बी से भाग लगेगा, कितना आएगा 1। तो 95 का आंसर हो गया सी। 95 का आंसर हो गया सी। ठीक है, अब चलना है आगे। कोरिलेशन में स्टैंडर्ड एरर जो है वो नया टॉपिक ऐड किया है, ये तो हमको सर पढ़ाए नहीं है। ये सोच के हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। 96 नंबर, ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन है। इट्स अ न्यू टॉपिक इन कोरिलेशन चैप्टर, इट वाज नॉट अर्लियर इन सीपीटी। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। 97 भी प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएंगे। 98, व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज in which both upper and lower limit are not included in class frequency? नहीं, ऐसा तो नहीं है। in which lower limit is not included in class frequency, नहीं। in which upper limit is not included in class frequency, सही बात है। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, बड़ा वाला जो वैल्यू होता है वो नहीं। तो 98 का सी। ठीक है, जब आपको क्वेश्चंस छोड़ते समय डर नहीं लगेगा, जब आपको क्वेश्चंस छोड़ते समय आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जब आप सोचोगे नहीं अपना सर नहीं पकड़ोगे, सर नहीं पीटोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे इस वीडियो का सिर्फ 38 मिनट 40 सेकंड बीता है और अभी सर ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल स्पीड से किए। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए टू बी ऑनेस्ट, चलिए काउंट करके बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, उसके बाद है आपका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 2 क्वेश्चन अभी हमने होल्ड करके भी रखे हैं जो हमसे बनने वाले हैं। ठीक है, और हमें 100 में से 40 चाहिए पास के लिए, और हमें इस वीडियो को देखने से पहले डर लग रहा था कि पता नहीं हम मैथ स्टेट्स में पास करेंगे भी कि नहीं। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 99, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन 64 है, ज्योमेट्रिक मीन 16 है, हार्मोनिक मीन कितना होगा।
तो देखिए अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, और ये तीनों जीपी में होते हैं। हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है, इसीलिए 16 से छोटा नंबर आपको एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4। तो मेहनत नहीं करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा आम आदमी की तरह घसीटा मार के 99 का आंसर क्या कहेंगे? बी, क्योंकि और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी। लेमैन की तरह क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा के नेता नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन द मीन इज इतना एंड मोड इज इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन? तो क्या होता है आपका फॉर्मूला कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, यानी कि मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन बाई 3। ओके, यही ना अपने को निकालना है। तो मोड कितना है 2.13, मोड कितना है 2.13 प्लस 2 मीन, मीन कितना है 3.57, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 3.57 बाई 3, तो 2.13 प्लस इसको गुना करके निकालते हैं। कैलकुलेटर है अपने पास तो दिमाग क्यों लगाएं। 2 इंटू 3.57 कितना आया 7.14, ठीक है, बाई 3 कितना आ रहा है 9.27 बाई 3, यानी कि 3.09, ये अपना आया। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन मिल गया, 100 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है, 100 का आंसर ए। अब हम लोग मैथ्स और रीजनिंग में मूव करने से पहले, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी टाइम तो हमसे लेंगे ही, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही, तो हम लोग पहले जो 2 क्वेश्चन को रिव्यू के लिए होल्ड करके रखे हैं पहले उसको बना लेंगे। ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन था? 67 और 72, जिसमें हम लोग 72 पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो चलिए 72 पे चलते हैं। तो 72 में क्या दिख रहा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना इतना निकालना है, ठीक है, चलो निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो x दिया हुआ है आपको कितना कितना 25, 32, 43, 53, पच्चीस 32, 43, 53, 62, 59, 48, 31, ठीक है, 24, 33। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 24। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 62। एम आई राइट? बताइए, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े नंबर का जब हम लोग निकालने जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कैलकुलेशन कितना लेंदी होगा। तो 24 और 62 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 24 और 62 के बीच में आता है आपका 43। आपको एक बात अभी क्वेश्चंस करते समय भी पता चली है, और आप वैसे भी चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का अगर मेरा वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि जब सारे के सारे नंबर्स में से कुछ घटा दिया जाए चाहे कुछ जोड़ दिया जाए, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ गुना और भाग से फ़र्क पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से फ़र्क नहीं पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल से पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर में से 43 घटा देंगे, तो नंबर्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसका भी वही आएगा, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 25 में से 43 घटाए तो कितना आया? -18। 32 में से 43 घटाए तो कितना आया? -11। 43 में से 43 घटाए तो कितना आया? 0। 53 में से 43 घटाए तो कितना आया? 10। 62 में से 43 घटाए तो कितना आया? 19, ठीक है। 59 में से 43 घटाए तो कितना आया? 16। 48 में से 43 घटाए तो आया 5।
31 में से 43 घटाए तो -12, 24 में से 43 घटाए तो -19, 33 में से 43 घटाए तो -10। ठीक है, ओके। अब ये नंबर्स देखिए काफ़ी छोटी हो गई हैं पहले से। अब इनका आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना चाहें तो खुशी खुशी निकाल सकते हैं। अब आप इसको भूल जाइए, अब आपका ये कुछ नहीं है, अब यही आपका x हो गया। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए मीन की ज़रूरत है। मीन के लिए क्या करेंगे कि इन सभी नंबर्स को जोड़ के 10 से भाग दे देंगे। तो जोड़ते हैं, पहले तो ये 10 और ये -10 चला गया, ये 19 और ये -19 चला गया, ये 0 चला गया। ठीक है, 16 में से 12 गया तो बचा 4, 4 और 5 कितना हो रहा है 9, 18 और 11 कितना हो रहा है 29, 9 - 29 हो गया -20, ये हो गया सम बाय 10, यानी कि मीन कितना आया -2। ठीक है, मीन आ गया अपना -2। अब एक्स स्क्वायर कितना कितना होगा, एक्स स्क्वायर कितना कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर 324, 11 का स्क्वायर 121, 0 का 0, 10 का 100, 19 का 361, 16 का 256, 5 का 25, 12 का 144, 19 का 361, 10 का 100। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या फार्मूला होता है, ये होता है रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n माइनस मीन का स्क्वायर। तो इन सभी को जोड़ के 10 से भाग देंगे, माइनस मीन का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 4 घटाएंगे। एक्स बार का स्क्वायर कितना है -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो पहले इन सभी को जोड़ते हैं और 10 से भाग देते हैं, वो पहला काम है अपना। ठीक है, तो 324 प्लस 121 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 361 प्लस 256 प्लस 25 प्लस उसके बाद अपना आएगा 144 प्लस 361 प्लस 100, तो कितना है 1792 आया। ठीक है, 1792 आ गया। 1792 को कितने से भाग देना है 10 से, तो ये हो जाएगा अपना 1792 बाई 10 माइनस इसका स्क्वायर कितना है 4। ठीक है, तो 179.2 माइनस 4 यानी कि 175.2 का रूट के अंदर 175.2, रूट के अंदर 175.2। ठीक है, 175.2 का रूट कितना है 13.24, 13.24, यही ए हो जाएगा ऑप्शन 72 का ए। ठीक है, 72 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग बनाते हैं 67। ठीक है, 67 पे चलते हैं। 2 letters are taken at random from the word home। होम वर्ड से 2 लेटर को चुनने का टोटल कितना तरीका होगा, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। NS बराबर 4C2 यानी कि 6। अब हम लोग आगे का बात करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवेल्स। एक लेटर वोवेल होगा तो ऑब्वियसली वन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवेल्स, दूसरा क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब एक लेटर वोवेल होगा तो दूसरा कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, तो 2C1 इंटू 2C1 नहीं, ओ सॉरी, पढ़ने में गलती हो गई क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवेल्स। नन ऑफ द वोवेल होगा ही नहीं, यानी कि दोनों का दोनों क्या होगा कॉन्सोनेंट, यानी 2 कॉन्सोनेंट में से आपको 2 चुनना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन कौन सा वो दिया हुआ है H और M, 2 ही कॉन्सोनेंट है, आपको दोनों चुन लेना है। तो 2C2 NE कितना हो गया 2C2 यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा NE बाई NS होता है यानी कि 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 67 का A, 67 का आंसर A। अब हम लोग देखते हैं, हमने स्टैट सेक्शन से
आराम से कितने सवाल किए। और अभी टाइम कितना बीता है, 50 मिनट लगभग 50 मिनट बीता है। हमारे पास टोटल 120 मिनट होता है, तो 50 मिनट में हमने कितने सवाल किए, तो 1 2 3 4 5 61 से लेकर 70 तक 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और उसके बाद हमने इधर क्वेश्चन किए हैं 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास 70 मिनट्स रिमेनिंग है। 70 मिनट्स में हम लोग के पास 60 क्वेश्चन भी है, तो हम लोग उसमें से भी बहुत सारा करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस पे भी। तो पहले हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को देख लेते हैं। 18 में पहले 6 जोड़ा है, 24 हुआ, फिर 24 में से 3 घटाया है, 21 हुआ, ठीक है। 21 में फिर 6 जोड़ा है, 27 हुआ, 27 में से फिर 3 घटाएगा, 24 होगा, 24 में 6 जोड़ेगा, 30 हो जाएगा, यानी 24 सही जवाब है। तो 41 का आंसर सी, ठीक है। 41 का आंसर क्या होगा, सी, ओके। 5 2 7 7 और 4 11, ठीक है। 11 और 8 कितना होता है, 19, और 19 और 16 कितना होता है, 35। एक बार लिख के देखते हैं। तो 5 7 11 19 35, अगर यहाँ तक फॉलो हो गया तो उसके बाद का टेंशन नहीं है। फिर है क्या वैसे 67। हमने यहाँ 19 भर के ट्राई किया है, क्योंकि यहाँ 2 का गैप है, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, और फिर 32 का। अरे वाह, सही है। तो 19 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अपना क्या हो जाएगा, 42 का डी, 42 का आंसर डी, ओके। अब चलते हैं आगे। 43, गार्डन इज कोडेड एज 325764, वाटर इज कोडेड एज 92165। गार्डन और वाटर, तो देखो जी के बाद आया है ए, 3 के बाद आया है 2, ए का कोड है 2, वाटर से वेरीफाई करो, वाटर में भी ए है, उसमें भी ए का कोड साफ साफ दिख रहा है 2, यानी यहाँ अलग अलग लेटर का साफ साफ कोड है। तो गार्डन और वार्डन में किस चीज़ का अंतर है, खाली डब्लू का। डब्लू का कोड क्या है, 9, तो गार्डन के जी को बदल के डब्लू कर देंगे, यानी 3 को बदल के 9 कर देंगे, तो 925764 होगा, 925764, यानी कि ऑप्शन ए, 43 का आंसर ए, 43 का आंसर ए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। f बराबर है 6, मैट बराबर है 34, तो f तो A B C D E F 6 नंबर पे आता ही है। मैट क्या कैसे हुआ होगा सोचते हैं। तो भैया मैट में m होता है, a होता है और t होता है। a का है 1, t का नंबर है 20, m कितने पे आता है, MNO 13 14 15, ठीक है। टोटल जोड़ने पे 34 आ रहा है। अच्छा, मतलब लेटर्स को जोड़ दिया तो कोड बन गया। तो कार का कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो CAR, ठीक है, EJOTYR, R का हो गया RST 18, ठीक है। A का हो गया 1, ABC, C का हो गया 3, ठीक है। 18 और 3 21 और 1 22, तो कार का कोड कितना हो गया 22। 44 का आंसर B, 44 का आंसर हो गया अपना B, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 45, 1 4 9 16, इसमें कौन ऑड, इसमें लिखा ही नहीं है क्वेश्चन ढंग से, इसको पूछना चाहिए कि फाइंड द ऑड मैन आउट। तो 1 4 9 16 25 होना चाहिए, क्योंकि 25 ये सारा का सारा क्या है, स्क्वायर का सीरीज है। 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर, लेकिन वहाँ गलत चीज़ दिया हुआ है। तो ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, 45 का आंसर सी, 45 का आंसर सी, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। 16, फिर 25, फिर 36, फिर तो देखिए 16 क्या है 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और उसके बाद भी लास्ट में क्या है 144 है 12 का स्क्वायर, 196 है 14 का स्क्वायर, 225 है 15 का स्क्वायर, लेकिन 72 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 46 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, इसको चलिए बनाते हैं। तो मोहन एक पॉइंट ए से शुरू करता है, 1 किलोमीटर साउथ चलता है। तो देखिए साउथ का क्वेश्चन आ गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मार्क कर लेंगे, NSEW। ठीक है, मोहन ए से शुरू करता है, 1 किलोमीटर साउथ की ओर चलता है, एक पॉइंट ए है, यहाँ से 1 किलोमीटर वो साउथ की ओर चलता है। उसके बाद वो लेफ़्ट मुड़ता है, तो वो इधर की तरफ चल रहा है, मतलब ये हम जिधर से देख रहे हैं उधर से उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है इसका मतलब है कि वो अगर अपने लेफ़्ट मुड़ेगा तो हमारे हिसाब से राइट, यानी वो इधर मुड़ेगा, हैं हमारे हिसाब से राइट, नहीं सॉरी, एक मिनट, अगर वो अपने लेफ़्ट मुड़ेगा तो हमारे हिसाब से राइट मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो किधर मुड़ा, ईस्ट की तरफ। वहाँ टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। ठीक है, इधर भी वो 1 किलोमीटर जाएगा फिर नेक्स्ट। ओके, आगे चलते हैं। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब आपको लेफ़्ट का अंदाज़ा लग गया है कि लेफ़्ट, अच्छा लेफ़्ट इधर जा रहा है। ठीक है, तो लेफ़्ट अब वो इधर जाएगा और कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वो लेफ़्ट मुड़ के इधर 1 किलोमीटर। तो अब वो पहुंच तो गया अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, लेकिन फेस किधर कर रहा है, इधर फेस कर रहा है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपना 47 का आंसर हो जाएगा बी। 47 का आंसर हो जाएगा बी, वेस्ट। ठीक है, अब चलिए 48 पे। रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर। ठीक है, 15 मीटर वेस्ट, फिर लेफ़्ट मुड़ेगी। अच्छा, 15 मीटर वेस्ट के बाद लेफ़्ट मुड़ेगी। ओके, 15 मीटर वेस्ट जाने के बाद लेफ़्ट मुड़ेगी और 12 किलोमीटर, 15 मीटर गई और फिर इधर 12 मीटर गई। ठीक है, फिर राइट मुड़ेगी और चल रही है। तो अगर इधर मुड़ने से लेफ़्ट आया था तो वापस इधर मुड़ने से क्या आएगा, राइट। ठीक है, और अब चल रही है, तो अभी वो कौन सा, यानी कि उसने टोटल कितने टर्न लिए, वो पहले लेफ़्ट मुड़ी और फिर अब राइट मुड़ी, यानी जिस डायरेक्शन में वो पहले चलना शुरू की थी वही डायरेक्शन फेस कर रही है, यानी वेस्ट। आप यहाँ भी डायरेक्टली देख सकते हैं, इधर वो फेस कर रही है, इसका मतलब वो किधर फेस कर रही है, वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 का भी आंसर बी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आपका क्वेश्चन है 49। अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स। अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स। ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ का मतलब ही होता है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 8 किलोमीटर चली, फिर राइट मुड़ी। अच्छा चलिए 8 किलोमीटर चला के इसको राइट मुड़वाते हैं। 8 किलोमीटर चली मतलब किधर चली, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि फ्रॉम साउथ लिखा हुआ है, NSEW बना लेंगे। 8 किलोमीटर इधर चली, फिर राइट मुड़ी। ठीक है, उसके बाद 9 किलोमीटर चली और फिर राइट मुड़ी और रुक गई। 9 किलोमीटर चली, फिर राइट मुड़ के रुक गई। अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, तो अब वो इस डायरेक्शन को फेस कर रही है, यानी कि साउथ को फेस कर रही है। ठीक है, यानी कि 49 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 49 का आंसर हो जाएगा ए। अगर आपने नोटिस किया हो तो उधर 31 क्वेश्चन हमने किए थे, इधर 9 किए हैं, और 1 घंटा अभी बीता है लगभग, और हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि पास होने के लिए आवश्यक होते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, कि जब आपको क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन छोड़ना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस पर माथा ख़राब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उस पर अगर माथा ख़राब करेंगे तो बाकी क्वेश्चन हैम्पर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। 50 PQRST है, P इज़ राइट ऑफ Q, T इज़ लेफ्ट ऑफ R, ये सब दिया हुआ है। ये सब किताब के क्वेश्चन सीधा उठा के दिए हुए हैं,
देखिए आपका पहली बार एग्ज़ाम होना है सीए फाउंडेशन का अभी मई 2018 में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो किताब से आने के बहुत तगड़े चांसेज हैं, तो किताब के क्वेश्चंस को तो ज़रूर बार बार अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में बता रहा हूँ, PQRST, P इज़ राइट ऑफ Q। चलिए बनाते हैं, P इज़ राइट ऑफ Q। ओके, P इज़ राइट ऑफ Q, T इज़ लेफ्ट ऑफ R। T जो है वो R के इधर है। ओके, एंड राइट ऑफ P, और T P के राइट में है, मतलब ये इसको उठा के सीधा इधर ले आइए। ठीक है, Q इज राइट ऑफ S। Q जो है वो S के राइट में है। ओके, पांचों का ऑर्डर मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, विच हाउस इज इन द मिडल। मिडल में कौन है, P, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 का A, 50 का A। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51, 6 friends A, B, C, D, E, F are sitting in a row facing towards north. C is sitting between A and E. C जो है वो A और E के बीच में बैठा है। ओके, D is not at the end। अच्छा, B is sitting at immediate right of E। ठीक है, अब देखिए ज़रा, सारे के सारे फ्रेंड्स इधर फेस कर रहे हैं। ए और ई के बीच में बैठा है सी। इसके दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, लेकिन ई के इमीडिएट राइट में बैठा है बी। बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई। अच्छा, ई के इमीडिएट राइट में इधर बी के बैठने का जगह है, इधर जगह ही नहीं है, यानी ये नहीं होगा। चलिए, हाँ, उसके बाद D इज़ नॉट एट द एंड। अच्छा, D एंड पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर D यहाँ बैठेगा तो यहाँ अपने आप F हो जाएगा, या फिर अगर D यहाँ बैठेगा तो यहाँ अपने आप F हो जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। F इज़ नॉट एट द राइट एंड। F राइट एंड पे नहीं है, यानी F इधर नहीं है। ठीक है, तो F इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, F D A C E B। एक बार फिर से सारे चीज़ को मिलाते हैं। बट D इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E। बट D इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E। E के लेफ्ट में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सही बात है। पहले पूरे को मिलाते हैं एक बार। A B C D E F आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स, C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, एकदम करेक्ट है। अगला, D इज नॉट एट द एंड, एकदम करेक्ट बात है। B इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ E, ये भी सही है। F इज नॉट एट द राइट एंड, हाँ F तो लेफ्ट एंड पे है। D इज सिटिंग एट, ये भी चेक कर लिया है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो D के लेफ्ट में F बैठा है, तो 51 का आंसर B। 51 का आंसर B। कौन बैठा है, F बैठा। 52, 6 girls are standing in such a way that they form a circle facing the center. Subbu is to the left of Papu. Revati is between Subbu and Nisha. Subbu is to the left of Papu. ठीक है, 52 बना रहे हैं हम लोग। सुबु जो है वो पप्पू के लेफ्ट में है। ठीक है, रेवती इज बिटवीन सुबु एंड निशा। सुबु जो है वो पप्पू के लेफ्ट में, सुबु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। ठीक है, रेवती इज बिटवीन सुबु एंड निशा, तो सुबु और निशा के बीच में होने का अब एक ही ऑप्शन बचा, इधर। ठीक है, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना। अच्छा, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, तो पप्पू और कीर्तना के बीच में अरुणा है। हो गया, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है।
हु इज टू द राइट ऑफ निशा, निशा के राइट में कौन है, तो निशा के लेफ्ट में इधर, राइट में इधर, राइट में कौन है, रेवती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 52 का ए। स्पेलिंग गलत कर दिया है लेकिन आंसर 52 का ए हो जाएगा। तो 52 का आंसर अपन कर लेंगे ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ए इज बीज ब्रदर, सी इज डीज फादर, ई इज बीज मदर। ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का ढेर सारा क्वेश्चन दिया है एक साथ, चलिए बनाते हैं। ए बी का भाई है, हमने सिखाया है अपने ब्लड रिलेशन के क्लास में। तो ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर भी पता चल गया मेल, बी का जेंडर नहीं पता है अभी। ठीक है, सी इज डीज फादर, सी डी के पिताजी हैं, सी इज डीज फादर, तो सी का जेंडर पता चल गया मेल, लेकिन डी का जेंडर नहीं पता है। ई इज बीस मदर, ई जो है वो बी की माँ है, तो दोनों की माँ हो गई ए और बी की। ई का जेंडर पता है फीमेल। ठीक है, ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो डी यहाँ आ जाएगा अगर, और तो डी का जेंडर भी मेल हो जाएगा। तो डी के पिताजी तो सी हैं, तो सी यहाँ आ जाएगा, तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे सी और ई। ठीक है, डी के पिताजी सी हैं तो तीनों के पिताजी वही हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई रिलेटेड टू सी, ई इज वाइफ ऑफ सी। ई रिलेटेड टू सी पूछा है, तो ई इज डैश ऑफ सी, तो ई क्या है, वाइफ है। तो 53 का आंसर डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, ए इज बीस ब्रदर, सी इज एस मदर। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है। ए है बी का भाई, सी है ए की माँ। ओके, और डी है सी का फादर। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, और डी सी का फादर है। ओके, चलिए, डी जो है वो सी का फादर है, तो डी का जेंडर क्या है, मेल। सी जो है वो ए की माँ है, तो सी का जेंडर क्या है, फीमेल। ठीक है, और ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर है मेल। ओके, ई इज बी सन, बी का बेटा है, तो ई का जेंडर मेल है। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से रिलेशन, तो बी या तो ग्रैंड डॉटर है, नहीं तो ग्रैंड सन है। ठीक है, और वो भी मटरनल है ना, बी या तो ग्रैंड डॉटर है या तो ग्रैंड सन है। तो ग्रैंड सन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ग्रैंड डॉटर बचा। 54 का आंसर बी। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 55, ए इज मदर ऑफ डी, सिस्टर ऑफ बी। ए डी की माँ है लेकिन बी की बहन है। ओके, ए डी की माँ है और बी की बहन है। ठीक है, तो ए क्या है, फीमेल। डी क्या है, नहीं पता। बी का भी जेंडर अभी नहीं पता। ठीक है, चलिए, बी है जो डॉटर, सी हु इज मैरिड टू एफ। बी की भी एक बेटी है, सी हु इज मैरिड टू एफ, तो सी फीमेल है और एफ मेल है। ठीक है, यहाँ लाइन खींच देते हैं। बी और ए भाई बहन है, मतलब ए जो है बी की बहन है, हस्बैंड वाइफ नहीं है ये लोग। ठीक है, ध्यान रहे, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से पता चलता है कि सिबलिंग्स की बात हो रही है यहाँ, तो इसीलिए मैंने बीच में लाइन खींच दी। तो बी का जेंडर पता चलेगा तो कहानी और क्लियर होगी। चलिए देखते हैं। जी इज हस्बैंड ऑफ ए, जी इज हस्बैंड ऑफ ए। ओके,
तो ये मेल हो गया। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? तो अब इसमें इस पार्ट का तो कोई काम ही नहीं रहा ना। जी क्या है? ए का हस्बैंड है और डी की माँ है ए, तो डी के पिताजी हो जाएंगे जी। तो जी इज ऑफ डी क्या हो जाएगा? फादर। तो फादर हो जाएगा आंसर अपना। 55 का आंसर डी। देखो रीजनिंग विथ ईज, आसानी से रीजनिंग बनाना है, ठीक है ना। 56 P and Q are brothers, R and S are sisters. P and Q are brother, R and S are sisters. P's son is S brother. P का बेटा S का भाई है, मतलब S भी P का ही बच्चा है। P का जो बेटा है, कोई बेटा होगा, ऑब्वियसली मेल होगा, वो S का भाई है। S का जेंडर नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं पहले क्या दिया था। P and Q are brothers. ओके, P and Q are brothers, तो ये दोनों क्या हो गए? मेल। R and S are sisters, तो ये दोनों क्या हो गई? फीमेल, ठीक है। हाउ इज Q रिलेटेड टू R? तो Q जो है वो R के पिताजी का भाई है, मतलब Q जो है वो R का चाचा है, यानी अंकल। तो 56 का आंसर ए। 56 का आंसर ए, ठीक है। चलिए, सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स, ऑल रैट्स आर बैट्स। तो देखिए कैट, रैट, रैट, बैट, बैट, टेबल, ऐसे जाना चाहिए। तो पहले तो स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करेंगे। 57 में हम लोग पहले इस सब को रीअरेंज करेंगे। सॉरी, 57 में हम लोग पहले लिखेंगे सम कैट्स आर रैट्स। ओके, सम कैट्स आर रैट्स पहले लिख लिए। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को रोक के पहले तीसरा लिख लेंगे, तो ऑल रैट्स आर बैट्स। ठीक है, और फिर ऑल बैट्स आर टेबल्स, ऑल बैट्स आर, ठीक है ना। तो कैट, रैट, रैट, बैट, बैट, टेबल, सीक्वेंस बन गया। अब बनाने में आसानी होगी। कुछ कैट्स जो हैं वो रैट्स हैं, ओके, जितने भी रैट हैं वो बैट हैं, और जितने भी बैट हैं वो टेबल हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये सी को पूरा कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये श्योर नहीं है, ठीक है, ओके, लेकिन कुछ ना कुछ को तो कवर कर रहा है। पूरे को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये श्योर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ को तो कवर कर रहा है, क्योंकि तो चलिए अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। सम कैट्स आर बैट्स होना ही पड़ेगा। ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स नहीं, ऑल रैट्स आर बैट्स है तो उल्टा नहीं होगा, उल्टा में क्या होगा? सम हो जाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत। ऑल टेबल्स आर कैट्स, देखते हैं, नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये वाला सेट सी के अंदर थोड़ी है, तो तीसरा भी सही नहीं होगा। ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, ये भी सही नहीं है, यानी कि सिर्फ पहला सही होगा। 57 का 1, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 57 का ओनली 1 फॉलोज, यानी कि डी। 57 का आंसर डी। ठीक है, अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, सम सबमरीन्स आर याचेज। सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, सम सबमरीन्स आर याचेज। शिप्स, बोट्स, सबमरीन्स और याचेज, ठीक है। कंक्लूजन, तो देखो ये जो याचेज वाला है
ये बी को टच कर रहा हो सकता है, नहीं भी टच कर रहा हो सकता है, पूरा ओवरटेक भी कर रहा हो सकता है, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी याचेज और बोट्स के बारे में अगर कोई कनेक्शन दे रहा हो तो अगर एक सिंगल सेंटेंस होगा तो हम लोग उसको ना बोलेंगे, नो। अगर दो चीज़ें होंगी तो आइदर और में वो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वाई और बी के बारे में सिर्फ एक कोई संबंध दिया होगा तो वो निश्चित तौर से गलत ही होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं पहला कंक्लूजन। देख, सम याचेज आर बोट्स। मैंने अभी अभी कहा याचेज और बोट्स के बारे में एक बात बोला होगा तो गलत बोला होगा, ठीक है। सम सबमरीन्स आर बोट्स। सम सबमरीन्स आर बोट्स डेफिनेटली, क्योंकि ऑल बोट्स आर सबमरीन्स का उल्टा होता ही है सम सबमरीन्स आर बोट्स, तो दो तो सही है ही। सम सबमरीन्स आर शिप्स, हाँ, क्योंकि ये सेट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा ही, तो तीसरा भी सही है। सम याचेज आर शिप्स, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, ओके। तो देखिए ओनली 2 and 3 फॉलोज, 58 का आंसर बी। 58 का आंसर बी, ओनली 2 and 3 फॉलो, ठीक है। कहाँ गया अपना, हमने आंसर्स लिखे थे, $58 का आंसर बी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 59 पे। ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। ये 3 सेंटेंस है, इन तीनों को ध्यान से देखो, उल्टा पढ़ेंगे। पहले ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, तो बेडशीट से टेलीफोन, फिर टेलीफोन से कैरेट और फिर कैरेट से बर्ड आएंगे। तो इसको उल्टे सीक्वेंस में लिख लेते हैं पहले 59 का। तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, ठीक है। उसके बाद है सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, और उसके बाद है ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। बेडशीट टेलीफोन, टेलीफोन कैरेट, कैरेट बर्ड, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ठीक है। ऐसा बनेगा। तो ये बर्ड है और ये बेडशीट है, ओके। बी में कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये बेडशीट और बर्ड, ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत इंटरसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। यही बात कैरेट और बेडशीट में भी है, ठीक है। हाँ, टेलीफोन कैरेट डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग कंक्लूजन्स पे ध्यान देते हैं। ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, तो पहला रो गलत है। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, ये भी ज़रूरी नहीं है। कि देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों ही नहीं होगा। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, हाँ, क्योंकि बर्ड का टेलीफोन से थोड़ा सा तो इंटरसेक्शन है, होना ही पड़ रहा है मजबूरी में। तो तीसरा सही है। ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, ना, ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ओनली 3 फॉलोज। तो 59 का डी हो जाएगा, ठीक है। 59 का आंसर डी। चलिए अब चलते हैं हम लोग 60 पे। मोस्ट CPUs आर कीबोर्ड्स। मोस्ट का मतलब नॉट ऑल, इसका मतलब सम, ठीक है। मोस्ट का मतलब सम ही हुआ, वेरी फ्यू का मतलब भी सम हुआ, सम का मतलब भी सम हुआ। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स देख के डरेंगे नहीं, ठीक है। ये मोस्ट खाली डराने के लिए दिया है, मोस्ट का मतलब सम की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे।
ठीक है, बिकॉज व्हेन इट इज रिटन सम यू डोंट नो हाउ मेनी. ओके, सो let us do this question. Some CPUs are keyboard, no keyboard is a mouse, all mouse are CPU. अच्छा, ठीक है, कुछ CPU कीबोर्ड हैं. ओके, some CPUs are keyboards, some CPUs are keyboards, no keyboard is a mouse, लेकिन all mouse are CPU. जितने भी माउस है सबके सब CPU हैं. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको. CPU और कीबोर्ड, ये CPU है, ये कीबोर्ड है. ऑल माउस आर CPU. तो माउस को इसके अंदर आना पड़ेगा, और अलग से कनेक्शन ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. माउस और कीबोर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, सम कीबोर्ड आर CPU. जरा देखते हैं, ये एग्जैक्ट फिगर बना है इसमें, दिस दैट भी नहीं है. सम कीबोर्ड्स आर CPU. Obviously, because some CPU are keyboards, so some keyboard are CPU. पहला सही है. All CPUs are mouse. नहीं, all mouse are CPU है. all CPU mouse कैसे हो जाएगा? तो दूसरा गलत है. पहला सही है, दूसरा गलत. No mouse is a keyboard. एकदम करेक्ट बात है. तो पहला और तीसरा सही है. Some mouse are keyboard. ना ना ना, जब तीसरा सही है तो चौथा सही कैसे हो जाएगा? तो पहला और तीसरा 1 and 3 यानी 60 का C. ठीक है, 60 का C. स्टूडेंट्स, मुझे क्योंकि ये 1 घंटा 21 मिनट मैंने ये वीडियो बना लिया है, तो अब इस वीडियो को मैं कैंसिल वगैरह भी नहीं कर सकता हूँ. इस वीडियो को पार्ट 1 समझो. इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ 80 मिनट्स में मैंने आपको 51 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं. आपको पास करने के लिए 40 चाहिए. ठीक है, बचे हुए 40 मिनट में मैथ्स का भी काफ़ी क्वेश्चन होता है. ठीक है, द स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट, ये सिखाना मेरा लक्ष्य था. अभी मुझे कहीं जाना पड़ रहा है. ठीक है, तो इतनी देर की मेहनत को बर्बाद नहीं करेंगे. इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे चैनल पे. आप इस वीडियो को देख के स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे, और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी वो क्वेश्चन आप हमको भेज देंगे व्हाट्सएप पे 8294600829 पे. और अगर आपकी डिमांड होगी तो आई विल अपलोड अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स पार्ट अटेम्प्ट. स्पेसिफिक मैथ्स पार्ट अटेम्प्ट का मैं एक अलग वीडियो भेज दूंगा. पिछले 5 मिनट से ही मुझे ये जाने की बात आ गई है, लेकिन अभी मैंने पहले इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया. तो नाउ आई हैव टू गो, सो आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन द चैनल. ठीक है, तो आप लोग इससे स्ट्रैटेजी सीख जाइएगा, और ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. Thanks for watching. Bye bye. Happy learning. Tata.